हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास 10 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर सेकंड दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। ये आज फाइनल पार्ट है इसका, नेशनलिज्म इन इंडिया का। सर्वे बिगिन, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। तो जो पार्टिसिपेंट थे उनके हिसाब से मूवमेंट कैसा था। Let us now look at different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their ideas? What did Swaraj mean to them? तो अगर हम देखें तो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन किया था, पर उन्होंने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन क्यों किया, उनका क्या आइडियल टाइप था, क्या सोच के उन्होंने सिविल मूवमेंट ज्वाइन किया, और उन सोशल ग्रुप्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था। In the countryside, rich peasants community like the Patidar of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were attentive in the movement. Being producer of commercial crop, they were very hard hit by the trade depression and falling price. तो अगर हम गांव की बात करें तो कई अमीर जो किसान कम्युनिटी थी, जैसे पाटीदार गुजरात में, जट्स उत्तर प्रदेश में, ये इस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में बड़े एक्टिव हिस्से पार्टिसिपेशन कर रहे थे, बहुत जुझारू तरीके से पार्टिसिपेशन कर रहे थे। और उनके इस पार्टिसिपेशन का मतलब क्या था, उनका इस मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट का सबसे बड़ा कारण था कि ये कमर्शियल क्रॉप्स पैदा करते थे। अब हम यहाँ पर जब कमर्शियल क्रॉप्स की बात करें, कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो बेचने के लिए पैदा किए जाते हैं, स्पेशली जूट, शुगर केन, ये सारे कमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो ये कमर्शियल क्रॉप्स पैदा करते हैं, और उस टाइम पे डिप्रेशन पीरियड चल रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, जिसकी वजह से जो इनका जो पैदावार थी उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो प्राइस थी इस कमर्शियल क्रॉप्स की वो बहुत ही बुरी तरीके से गिर चुकी थी। As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government revenue demand. And the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. तो जो अब जब जो कमर्शियल क्रॉप्स के जो प्राइस थे वो बहुत बुरी तरीके से गिर गए थे, अब क्या हुआ, तो जो उनका कैश था, मतलब जो जरिया था पैसे आने का, जो जरिया था वो लगभग ना के बराबर था। तो अब वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे पे करें, ठीक है, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू मांग रही थी टैक्स के रूप में, किसी के भी रूप में जो रेवेन्यू मांग रहे थे, अब वो उसको कैसे पे करें। ठीक, तो अब उसको पे करना बड़ा इम्पॉसिबल हो रहा था, और साथ में गवर्नमेंट ने उनकी बात ही नहीं सुनी। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू था उसको कम करने से मना कर दिया कि हम रेवेन्यू कम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे ये जो किसान थे वो प्रभावित हो गए। मतलब गवर्नमेंट के प्रति इतना उनके अंदर रिसेंटमेंट था, इतना उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ था कि उन्होंने अपनी डिमांड जो थी कि रेवेन्यू रिड्यूस करवा दे, उस बिहाफ में उन्होंने जाकर डिसोबीडिएंट मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। These rich peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities and at time forcing reluctant members to participate in the boycott program. तो ये जो अमीर किसान थे, ठीक है, ये बड़े उत्सुक थे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने कई तरह की कम्युनिटीज बनाई, ठीक है। कई बार ऐसा किया, जो मेंबर्स, इस कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे, जो इस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, उन पर उन्होंने दबाव डाला, ठीक है। उन्होंने जो बॉयकॉट, जो बहिष्कार वाले जो प्रोग्राम्स थे, जैसे क्लोथ बहिष्कार कर दो, फॉरेन गुड्स बहिष्कार कर दो, उस पर भी उन्होंने बड़े पूर जोर से हिस्सा लिया। For them, the fight for Swaraj was struggle against high revenue, but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rate being revised. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. ठीक, तो ये अमीर किसान थे, जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इसलिए फाइट कर रहे थे स्वराज के नाम पे कि वो कहीं वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए फाइट कर रहे थे कि वो चाहते थे कि जो सरकार है, जो हाई रेवेन्यू उन्होंने लगाया हुआ है, उस पर उसको रिड्यूस कर ले। इसी वजह से वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में कूद गए। लेकिन
उनको बहुत ही निराशा हाथ लगी जब 1931 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को बंद कर दिया। वो बड़े डिसअपॉइंट हुए, बहुत निराश हुए कि मतलब उनकी रेवेन्यू जो रेट थी वो रिवाइज तो हुई नहीं, लेकिन उससे पहले सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बंद हो गया। तो जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने, ये जो अमीर किसान थे गुजरात के, उत्तर प्रदेश के, इन्होंने इस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में हिस्सा लेने से मना कर दिया। The poor peasantry were not just interested in the lowering of revenue demand, many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlord. As the depression continues and cash income dwindled, the small tenant found it difficult to pay their rent. They wanted the unpaid rent to be landlord to be remitted. तो जो गरीब किसान थे, ठीक है, वो इस बात पे इंटरेस्टेड, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ रेवेन्यू डिमांड, मतलब उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी कि रेवेन्यू डिमांड बढ़ रही है कि कम हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको तो पे नहीं करना है। वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस बात पे थे कि जो लैंडलॉर्ड है, मतलब अब वो छोटे छोटे गरीब किसान है, तो उन्होंने क्या किया होता, उन्होंने घर पे जमीन ली होती, रेंट पे जमीन ली होती। तो वो जो गरीब किसान वो सिर्फ इतना चाहते थे कि जिस जिस किराए पे उन्होंने जमीन ली है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। ठीक, तो जब डिप्रेशन पीरियड चल रहा था, डिप्रेशन पीरियड वो दौर होता है जब सप्लाई डिक्रीज हो जाए, सॉरी, जब सप्लाई इंक्रीज होती है लेकिन डिमांड नहीं इंक्रीज होती है। ठीक है, ये वो दौर होता है। ठीक है, एक डिप्रेशन पीरियड आता है जहाँ पे सब चीज़ महंगी हो जाती है। ठीक, लेकिन वो डिप्रेशन पीरियड होता है जहाँ पे एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव और जो मार्केट है वो बूम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो डिप्रेशन पीरियड चल रहा था और जो इनकम आ रही थी वो इतनी अच्छी नहीं थी इनकम। ठीक है, तो जो गरीब किसान थे, जो गरीब टेनेंट थे, उनको रेंट पे करने में दिक्कत हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो कैश आना चाहिए था, जो पैसा इनकम के रूप में उनके पास आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय इकोनॉमी डिप्रेशन मोड में चल रही थी ना। तो वो क्या चाहते थे कि जो रेंट उन्होंने जो कर उन्होंने पे नहीं किया, ठीक है, जो किराया उन्होंने लैंडलॉर्ड को दिया नहीं है, वो लैंडलॉर्ड बंद, मतलब माफ कर दें। वो जो गरीब किसान थे वो ये चाहते थे। दे जॉइंड ए वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो इसी वजह से, मतलब वो सिर्फ इतना चाहते थे कि जो किराया, जो बकाया किराया है जो उनको जमींदार को देना है, वो माफ हो जाए। तो इसी चक्कर में इन्होंने कई रेडिकल मूवमेंट ज्वाइन किए जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट द्वारा चलाए गए। ठीक है, apprehensive of raising issue that might upset the rich peasant and landlord, the Congress was unwillingly to support no rent campaign in most places. So the relation between poor tenant and the Congress remained uncertain. तो मतलब उनको इस बात का डर था कि अगर, जो कांग्रेस वालों को इस बात का डर था कि अगर वो गरीब किसान के नो रेंट वाले कैंपेन को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लैंडलॉर्ड, जमींदार और जो अमीर किसान है उनको कहीं गुस्सा ना कर दें, उनको कहीं बुरा ना महसूस करवाएं। तो अमीर किसान और जो लैंडलॉर्ड है उनको बुरा ना लगे, तो जो कांग्रेस थी वो मतलब बच रही थी कि जो गरीब किसान के जो नो रेंट कैंपेन है उसको चालू करने से। ठीक है, तो वो उससे कन्नी काट रही थी, मतलब बचने की कोशिश कर रही थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कांग्रेस थी और जो पुअर किसान थे, जो गरीब किसान थे, उनके बीच में जो रिलेशन था बड़ा मतलब अनसर्टन था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सपोर्ट करेंगे कि नहीं, ऐसा अनसर्टन वाला उनके में रिलेशन था। What about the business classes? How did they relate to civil disobedience movement? During the First World War, Indian merchant and industrial made huge profit and become powerful. तो मतलब अब यहाँ पर सवाल होता है कि अच्छा चलो किसानों की बात होगी, तो बिजनेस क्लास का क्या? वो अपने आप को सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से कैसे रिलेट कर रहे थे? तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इंडियन मर्चेंट्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया था और पावरफुल बन गए थे। Keen on spreading their business, they now reacted against colonial policy that restrict business activity. मतलब अब ये जो भारतीय मर्चेंट थे, भारतीय जो इंडस्ट्रियल थे, वो अपनी बिजनेस को फैलाना चाहते थे। अब वो फैलाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, जो कॉलोनियल पॉलिसी थी उसके खिलाफ उन्होंने जाने की कोशिश की। अब ये जो कॉलोनियल पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं
जो भारतीय किसान, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट और जो मर्चेंट थे उनकी बिजनेस एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, प्रतिबंध कर रही थी. नाउ they wanted against protection against import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage import. To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries in 1921. तो वो क्या चाहते थे, वो मतलब जो आयात हो रहा था, जो फॉरेन गुड्स जो भारत में आ रहा था, वो उसके खिलाफ एक प्रोटेक्शन चाहते थे कि फॉरेन गुड्स को भारत में ना लाया जाए. ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फॉरेन गुड्स जो है वो भारत में आएंगे तो वो सस्ते दामों में बिकेंगे. अब जब वो सस्ते दामों में बिकेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट मर्चेंट हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है भारतीय, उनके उनके गुड्स पे प्रभाव पड़ेगा. तो वो ये चाहते थे कि जो इम्पोर्ट गुड्स हैं वो पहली बात उनसे उनको प्रोटेक्शन में, उनके गुड्स को प्रोटेक्शन मिले, और दूसरा जो बहुत बड़ा अंतर था रुपीस और फॉरेन एक्सचेंज के बीच में, उसको भी खत्म किया जाए, मतलब या फिर खत्म ना करके उसको भी माइन्यूट किया जाए, और जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट था और जिसकी वजह से वो चाहते थे कि इम्पोर्ट को डिस्करेज किया जाए. तो इसी चक्कर में उन्होंने क्या किया, मतलब भारतीय बिजनेस को बनाए रखने में, भारतीय बिजनेस की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए उन्होंने 2 एसोसिएशन फॉर्म्स की. पहली थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस जो कि 1920 में बनाई, और दूसरी बनाई FICCI 1927 में, जिसका फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल्स लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास and G.D. Birla, the industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. तो मतलब ये जो FCCI थी, IICC थी, तो ये इनका नेतृत्व बड़े प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे थे, जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास थे, G.D. बिरला थे. तो ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने कॉलोनियल जो कंट्रोल था भारत पे, जो कॉलोनियल कंट्रोल था भारत की इकोनॉमी पे, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया. और उस पर अटैक करने के लिए उनको किसकी जरूरत थी, उस पर अटैक करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को सपोर्ट करने की सोची, जो कि पहली बार लॉन्च हुआ था. नाउ दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज्ड टू बाय और सेल imported goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restriction on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint. तो अब इन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट से बड़े बड़े, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना शुरू कर दिया, और इन्होंने जो इम्पोर्ट गुड्स थे, ठीक है, उनको खरीदना या बेचना बंद कर दिया. ठीक है, कि वो खरीदेंगे भी नहीं और बेचेंगे भी नहीं इम्पोर्टेड गुड्स. जो बहुत सारे जो व्यापारी थे, उन्होंने स्वराज को एक नए तरीके से देखना शुरू कर दिया. उनके हिसाब से जो स्वराज था, जब कॉलोनियल ने जो बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट किया था, उसको हटाने का एक जरिया वो उसको देखने लगे कि अगर हम स्वराज इंट्रोड्यूस करते हैं, स्वराज को इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, तो कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन है उनके बिजनेस पे, वो हट जाएगा, और जो ट्रेड और जो उनकी जो भारतीयों का जो ट्रेड है, वो इंडस्ट्री है, वो बिना किसी रुकावट के बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लरिश, यानी फलने फूलने लगेगी. But after the failure of Round Table Conference, business group were no longer uniformly enthusiastic. ठीक है, लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, महात्मा गांधी के बीच में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी महात्मा गांधी और अरविंद के बीच में, जब वो फेल हुई, तो जो बिजनेस क्लास थी, अब उनको बड़ा, मतलब वो इतने एंथुसियास्टिक, इतने उत्सुक नहीं थे अब इस मूवमेंट को लेकर. दे वर अपेरेंसिव of the spread of militant activity and worried of prolonged disruption of business as well as of growing influence of socialism amongst young members of the Congress. तो मतलब अब वो इतने उत्सुक तो नहीं थे, मतलब इतना उत्साह नहीं था अब उनके मन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण था जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हो गई. ठीक है, अब उसको इन बात की चिंता होने लगी, बिजनेस क्लासेस को इस बात की चिंता होने लगी कि कहीं ना कहीं ये मिलिटेंट एक्टिविटी को बढ़ावा ना दे. ठीक है, और ये जो
ये जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं इनके बिजनेस के बीच में रुकावट ना बने, ठीक है। और जो कांग्रेस के जो यंग मेंबर्स थे कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं सोशलिज्म से प्रभावित होने लगे। अब आपको सोशलिज्म की समझने की जरूरत है कि वो क्यों डर गए कि जो कांग्रेस के यंग मेंबर्स से सोशलिज्म की तरफ बढ़ावा, क्योंकि अगर सोशलिज्म इंट्रोड्यूस हो जाता है इंडिया में, तो जो इंडिया है, मतलब इंडिया का ओवरऑल जो भी ग्रोथ है, जो भी डेवलपमेंट है, वो सीधे के सीधे सरकार के हाथों में चली जाती, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन जो भी होता वो बंद हो जाता, पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर हो जाता, ठीक है। तो एक लिमिटेड जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते, फिर उनके पास एक लिमिटेड राइट्स रह जाते, ठीक है, कि बस इतना ही वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते, उसके आगे नहीं एक्सपैंड कर सकते। सोशलिज्म का मेन फंडा है कि ओवरऑल जो कंट्रोल होता है वो सरकार के पास होता है, वेयर एज कैपिटलिस्ट का मेन फंडा है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ही सरकार कंट्रोल करती है, और जो जैसे बिजनेस चलाना, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में होता है, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में होता है। The industrial worker classes did not participate in the civil disobedience movement in large number, except in the Nagpur region. तो जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में बड़े पैमाने पर हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ नागपुर का जो रीजन था जहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस ने हिस्सा लिया था। एज द इंडस्ट्रियल्स कम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ। तो जैसे जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कांग्रेस के करीब आ रहे थे, जो वर्कर थे वो दूर होते जा रहे थे। But in spite of that, some workers did participated in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program, like boycott of foreign goods as part of their movement against low wages and poor working condition. लेकिन फिर भी मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के करीब आ रहे थे, वर्कर्स कांग्रेस से दूर जा रहे थे। इसके बाद भी जो कुछ वर्कर्स थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में हिस्सा लिया। उन्होंने गांधी जी के कुछ जो विचार थे, गांधीयन प्रोग्राम के कुछ विचार को अपनी निजी जिंदगी में अपनाया था, जैसे कि जो बहिष्कार था, मतलब फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करना, अपने और एक था लो वेजेस के खिलाफ, मतलब जो कम मेहताना मिल रहा था और जो वर्किंग कंडीशन थी उसके खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये सारे वो चीज़ें जिसमें जो वर्किंग क्लास के जो वर्कर्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में हिस्सा लिया। There was strike by railway workers in 1930 and dock workers in 1932. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mine wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaign. But the Congress were reluctant to include workers' demand as part of its program of struggle. It felt that this would alienate industrial and divide the anti-imperial force. तो मतलब जो कुछ जो वर्कर्स थे जो पुअर वर्किंग कंडीशन और लो वेजेस के खिलाफ मूवमेंट में हिस्सा बने, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्राइक्स, हड़तालें होने लगी थी। 1913 में रेलवे वर्कर ने हड़ताल की, 1932 में डॉक वर्कर्स ने हड़ताल की। जो 1913 में था उसमें कई जो वर्कर्स थे छोटा नागपुर टिन माइन के, उन्होंने गांधी जी की टोपी पहनी और प्रोटेस्ट करने लगे, कैंपेन का बॉयकॉट करने लगे और रैलीज के खिलाफ, मतलब एक इस कैंपेन के खिलाफ जो थी उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट रैली निकाली, ठीक है। पर जो कांग्रेस लोग थे वो अब इन वर्करों की डिमांड को अपने प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर हम वर्कर्स हैं उनकी डिमांडों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट को नाराज ना कर दें, कहीं ना कहीं जो इंपीरियल फोर्स जो है उसको डिवाइड ना कर दें। तो वो इस बात से डर रहे थे कि अगर हमने वर्कर्स की डिमांड को अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया, अपने प्रोग्राम का एक हिस्सा बना लिया, तो वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट को एलियनेट ना कर दें, ना नाराज ना कर दें। Another important feature of civil disobedience movement was a large scale participation of movement. तो दूसरी सबसे ज़रूरी बात या इम्पोर्टेंट फीचर जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का था कि बड़े पैमाने पे औरतों का हिस्सा लेना। और ड्यूरिंग गांधी सॉल्ट मार्च, thousands of women came out of their home to listen to him.
तो गांधी जी ने जब सॉल्ट मार्च किया था, तो हजारों में जो औरतें थीं वो अपने घर से निकल के गांधी जी को सुनने आई थी। उन्होंने मार्च में हिस्सा लिया, उन्हीं औरतों ने सॉल्ट बनाया, ठीक। और जो फॉरेन क्लोथ्स थे, जो लिकर शॉप्स थे, उनको बंद करवाया। इस चक्कर में कई जो औरतें थी जेल भी जा चुकी थी। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन्स वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, इन रूरल एरिया दे कम फ्रॉम रिच पेसेंट्स हाउस होल्ड। तो अगर शहरों की बात करें तो ये जो औरतें थी ये हाई कास्ट फैमिली से आ रही थी, और अगर हम गांव की बात करें तो ये अमीर किसानों के घरों से आई थी औरतें। गांधी जी की कॉल्ड से मूव्ड होके उन्होंने अपने नेशन, औरतों ने अपने सर्विस मतलब दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेट ड्यूटी ऑफ वुमन। तो उनको कहीं ना कहीं लगने लगा कि अपने नेशन को सर्व करना एक पवित्र ड्यूटी, एक औरत के लिए ये एक ड्यूटी हो जाती है कि वो अपने नेशन को सर्व करे, ठीक है। ये गांधी जी की बातों से उनके अंदर ये भावना जगने लगी वुमेन्स के अंदर। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized, ठीक है। मतलब इस तरीके मतलब वुमेन का पब्लिक रोल इंक्रीज होने के बाद भी जो वुमेन की पोजीशन थी वो चेंज नहीं हुई। गांधी जी इस बात से सहमत हो गए कि ये औरतों की ड्यूटी है कि वो अपने घर को देखे, अपने घर परिवार को देखे, मतलब एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी वाइफ बने। दैट्स व्हाट गांधी जी को ये लगता था कि ये औरतों की ड्यूटी है। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस भी इस बात के खिलाफ थी कि जो औरतें हैं वो बड़ी पोजीशन, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ी पोजीशन पे आए, ठीक है। इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस, मतलब बस वो जो औरतें थी वो एक सिंबॉलिक टाइप प्रेजेंस थी उनकी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में देखी। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, मतलब हद क्या थी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की, किस हद तक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल सकता था। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वे मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। तो सभी सोशल ग्रुप जो थे वो इस स्वराज कॉन्सेप्ट से मूव्ड नहीं हुए, मतलब प्रभावित नहीं। One such group of nation untouchable who from around the 1930s has begun to call themselves Dalit or oppressed. For long, the Congress had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatis, the conservative high caste Hindu. But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 if untouchable was not eliminated. नहीं, तो हर कोई, मतलब जितने भी सोशल ग्रुप्स थे, मतलब हर किसी के लिए जो कॉन्सेप्ट था स्वराज का वो हर सोशल ग्रुप को नहीं मूव किया। इनमें से एक ऐसा ग्रुप था, वो था अनटचेबल ग्रुप, यानी छुआछूत का, ठीक है। तो 1930s के दौरान ये जो अनटचेबल ग्रुप था, इन्होंने अपने आप को दलित या ऑपरेसिव क्लास कहलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक ये जो कांग्रेस थे, इन्होंने दलित को इग्नोर करने की कोशिश की, दलित को नजरअंदाज करने की कोशिश की, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि कहीं उन कांग्रेस के अंदर ये डर था कि कहीं ना कहीं हम जो सनातनी धर्म है, जो बड़ी ऊंची कास्ट के जो हिंदू हैं, उनको बुरा ना, उनको ऑफेंड ना महसूस करवाएं, उनको बुरा ना लगे कि हमने दलित के साथ भी वो करना शुरू कर दिया, एक रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। दे डोंट, वो क्या बोलते हैं, अमीर क्लासेस को, जो हाई कास्ट की जो कंजर्वेटिव क्लासेस थी, उनको ऑफेंड नहीं महसूस करवाना चाहते थे, ठीक है ना। पर लेकिन गांधी जी ने कहा कि जो स्वराज है वो 100 सालों तक नहीं आता अगर दलित को एलिमिनेट कर दिया, अगर दलित एलिमिनेट कर दिया जाता, मतलब अगर दलित का, अगर या ये कह लें कि अगर दलित का इसमें अनटचेबिलिटी अगर एलिमिनेट नहीं की गई, तो ये जो स्वराज है ये हजारों साल में भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। व्हाट ही वांटेड टू से कि कहीं ना कहीं स्वराज को पूर्ण रूप से स्वराज होने के लिए हमें जो अनटचेबिलिटी वाला जो सिस्टम है
उसको खत्म करना पड़ेगा। He called the untouchable Harijans or the children of God, organizing satyagraha to secure them entry into temple, access to public well, tank, road and school. तो गांधी जी ने जो दलित थे, जो हरिजन, जो अनटचेबल थे, उनको हरिजन कहना शुरू कर दिया। अब हरिजन का मतलब है कि भगवान के बच्चे, ठीक है। उन्होंने उनके लिए सत्याग्रह शुरू किया। अब ये सत्याग्रह इसलिए शुरू किया ताकि जो दलित लोग हैं मंदिर में घुस सके, उनके पास वो जो पब्लिक कुआं उसका इस्तेमाल कर सके, टैंक, रोड, स्कूल, इन सब का इस्तेमाल कर सके। He himself cleaned toilets to dignify the work of Bhangi and persuade upper class to change their heart, give up the sin of untouchability. तो गांधी जी ने एक बार खुद ही अपने आप ही जो टॉयलेट था उसको साफ किया, ये बताने की कोशिश की, जो अमीर क्लास थी, जो अपर क्लास थी, उनको ये बताने की कोशिश की कि जो काम भंगी लोग कर रहे हैं, यानी कि स्वीपर्स कर रहे हैं, वो भी एक इज्जत भरा काम है। आप अपना दिल खोलिए और जो पाप कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी का, छुआछूत जैसा जो पाप कर रहे हैं, उसको त्याग दो, ठीक है। दैट्स व्हाट गांधी जी wanted to say. But many Dalit leaders were keen on different political situation to the problem of community. तो लेकिन जो बहुत सारे जो दलित थे, वो दूसरे तरीके का पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते थे इस प्रॉब्लम के लिए। They began organizing themselves, demanding reserved seats in educational institution and separate electoral that would choose Dalit member for a legislative and councils. Political empowerment they believe would resolve the problem of their social disabilities. Dalit participation in the civil disobedience movement was therefore limited, particularly in Maharashtra, Nagpur region, where their organization was quite strong. तो मतलब जो बहुत सारे जो दलित लीडर चाहते थे, वो एक अलग तरीके का पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते थे इस प्रॉब्लम का, कि उनके साथ जो अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम हो रहा है उसके लिए अलग तरीके का वो सोल्यूशन चाहते थे, राजनीतिक सोल्यूशन चाहते थे। वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि भाई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो कॉलेज है, उनमें उनकी एक सब रिजर्व सीट हो, ठीक है। वो ये चाहते थे कि वो अलग से, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो दलित लोग अलग से ही वोट दें अपने दलित मेंबर को चुने, ठीक है। और वो ये भी चाहते थे कि उनको जो उनकी राजनीतिक एम्पावरमेंट है उसको, वो एक सोशल डिसेबिलिटी को, जो ये सोशल डिसेबिलिटी है अनटचेबिलिटी वाली, वो एक राजनीतिक एम्पावरमेंट के साथ उसको ठीक करना चाहते थे। दलित सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो दलित का जो पार्टिसिपेशन था, जो भागीदारी थी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, वो कहीं ना कहीं लिमिट में थी। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। Dr. B.R. Ambedkar was organized the Dalit into Depressed Classes Association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the second round table by demanding separate electorate for Dalit. तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने दलित के लिए एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1913 में बनाई और महात्मा गांधी से भिड़ गए सेकेंड राउंड टेबल पे, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी के सामने ये डिमांड रख दी कि दलितों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाए। When the British government considered Ambedkar's demand, Gandhiji began a fast unto death. He believed that separate electorate for Dalit would slow down the process of their integration into society. लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने उन्होंने जब अंबेडकर की डिमांड को कंसीडर किया, मानने की कोशिश की, तो जो महात्मा गांधी थे वो धरने पे बैठ गए, फास्ट पे बैठ गए। वो फास्ट पे तब तक बैठे रहे जब तक वो मर ना जाए, मतलब फास्ट पे बैठ गए वो, क्योंकि महात्मा गांधी के हिसाब से ये था कि अगर हमने दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट की इजाजत दे दी तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी को, जो पूरी कम्युनिटी को एक करने का जो प्रोसेस है वो धीमा पड़ जाएगा। गांधी जी के अकॉर्डिंग ये था, वो ये चाहते थे कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसको एक धागे में पिरो कर रखें, और अगर हम दलित को उनका सेपरेट इलेक्टोरेट की इजाजत दे देते तो वो इस प्रक्रिया को स्लो कर देगा। Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position and the result for the Pune Pact of September 1932 was signed.
अब अंबेडकर ने फिर अब अंबेडकर क्या करते, तो अंबेडकर ने गांधी जी की बात को मान लिया कि ठीक है हम आपकी बात को मान लेते हैं, और जिसका नतीजा पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो एक पूना पैक्ट साइन किया गया सितंबर 1932 में, जहाँ पे अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली। तो अब इससे क्या हुआ, जो रिजर्व जो डिप्रेस्ड क्लास थी, जिसको बाद में शेड्यूल कास्ट का नाम दिया गया, उनके लिए प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में रिजर्व सीट्स हो गई। ठीक है, दे वेयर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। लेकिन ये जो वोट था उनके लिए सेपरेट वोट नहीं था, वो जनरल इलेक्टोरेट के जरिए ही उनका वोट होगा। लेकिन उनके लिए एक रिजर्व सीट कर दी थी कि चलो आपके लिए रिजर्व सीट कर देते हैं, आपके लिए सेपरेट इलेक्शन नहीं करेंगे, एक रिजर्व सीट कर देते हैं। Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress national movement. Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to civil disobedience movement. After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. ठीक है, तो कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो थी उनको भी वो भी बड़ा रूखा सा रिस्पॉन्स देने लगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का अचानक से बंद हो जाना। तो यहाँ पे मुस्लिम को लगने लगा कि कांग्रेस अब उनको अलग नजरिए से देख रही। कांग्रेस जो मुस्लिम का जो लार्ज सेक्शन था उसको कांग्रेस अलग करने की कोशिश कर रही है अपने से। ठीक है, एलिनेटेड उनको महसूस करवा रही कि तुम इस जगह के नहीं हो। ठीक है, दैट्स व्हाट। From the mid-1920s, Congress came to more visible associated with openly Hindu religious rationalist group like the Hindu Mahasabha. तो मतलब 1920 के मध्य में कांग्रेस खुल के आई। कांग्रेस दुनिया के सामने खुल के आई कि हाँ, मतलब खुल के आएगी कि हाँ हम हिंदू रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, हम हिंदू रिलीजन नेशनलिस्ट ही चाहते हैं। ये उन्होंने ऐसे किया, ये इन्होंने हिंदू महासभा को सपोर्ट करके लोगों को जताया, खुल के लोगों के सामने आए कि हम हिंदू रिलीजन नेशनलिस्ट चाहते हैं। ठीक है, एज अ रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड नेशनल वर्जन। तो इससे क्या हुआ, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ही बुरी होती गई। हर कम्युनिटी जो थी वो कहीं ना कहीं, जितनी भी कम्युनिटी थी वो कहीं ना कहीं अपना स्टैंड चाहती थी, जिसकी वजह से अब जब हर कम्युनिटी अपने अपने रिलीजन उसको सब ऑर्गेनाइज करने लगी, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में जो कम्युनल राइट्स थे और जो क्लैशेस थे वो बढ़ने लगे, कई सिटियों में बढ़ने लगे। और जितनी बार ये राइट्स होते थे उतनी बार जो खाई थी हिंदू मुस्लिम के बीच में वो बढ़ती जा रही थी। अब क्योंकि कांग्रेस खुल के सामने आ गई कि नहीं हम हिंदू नेशनलिस्ट चाहते हैं, मतलब हम मुस्लिम नेशनलिस्ट नहीं चाहते, हम एक हिंदू नेशनलिस्ट चाहते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, जो रिश्ता था हिंदू और मुस्लिम के बीच में वो खराब होता गया। और हर कम्युनिटी क्या चाह रही थी कि भाई मेरे धर्म को ज्यादा मान तवज्जो मिले। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या कर रही थी, मिलिटेंट फेवर ले रही थी। अब जब वो मिलिटेंट फेवर लेने लगी तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो कम्युनल राइट्स थे, जो क्लैशेस थे, वो भी बहुत सारी जगहों पे होने लगे। इससे क्या हुआ, जो उन दोनों के बीच में जो खाई थी वो बढ़ती जा रही थी। ठीक, the Muslim and Congress lead made effort to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such unity would be formed. The important difference were over the question of representation in future assembly that were to be elected. तो जो मुस्लिम और जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी वो उन्होंने कई तरीके के एफर्ट किए कि चलो हम एक अलायंस में आते हैं। तो 1922 में उनको ये एहसास हुआ कि ये जो यूनिटी है ये कहीं ना कहीं फॉर्ज है। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि भविष्य में जो असेंबलीज हैं, जो असेंबलीज बनाई जाएगी, उनको लीड कौन करेगा। ठीक है, Muhammad Ali Jinnah, one of the leader of Muslim League, was willingly to give up the demand for separate electorate if Muslims were assured reserved seat in Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominant province. तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, वो जो सेपरेट इलेक्टोरल की जो डिमांड थी उसको त्याग देते। पर अब उन्होंने ये कहा कि वो तभी उस चीज सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड को त्यागेंगे अगर
मुस्लिम को सेंट्रल काउंसिल में रिजर्व सीट मिल जाए, ठीक है। मुस्लिम अगर वो इस बात की तसल्ली दे दें कि जो मुस्लिम्स हैं उनको सेंट्रल असेंबली में एक रिजर्व सीट्स मिल गए और जो उनका रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंट प्रोविंस है, कई मुस्लिम डोमिनेंट प्रोविंस है, वहाँ पे उनको बराबरी का प्रपोर्शन मिले, बराबरी की हिस्सेदारी मिले। Negotiation over the question of representation continued, but all the hopes of resolving the issue to the all-party conference in 1928 disappeared when M.R. Jaikar of Hindu Mahasabha strongly opposed effort at compromising. ये जो नेगोशिएशन था वो उसको जो सुलझने की जो जितने भी वो थे वो खत्म तब हो गए जब जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो कि 1928 में हुई थी, जहाँ पे हिंदू महासभा के लीडर M.R. जयशंकर ने ये कह दिया कि हम किसी भी तरीके का नेगोशिएशन मुस्लिम लीग के साथ नहीं करेंगे। तो जो सवाल था नेगोशिएशन का वो वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन फिनिश्ड एट द मोमेंट जब M.R. जयशंकर जो कि हिंदू महासभा के एक लीडर थे, उन्होंने इस नेगोशिएशन, इस कॉम्प्रोमाइज को अपोज किया, ठीक है। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion, distrust between communities. Alienated from the Congress, last section of Muslims could not respond to the call for united struggle. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India. They feared that the culture and identity of minority would be submerged under the dominance of Hindu majority. तो जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो बड़ा शक का एटमॉस्फेयर था, अविश्वास का एटमॉस्फेयर था कम्युनिटीज में। मतलब कांग्रेस ने जो लार्ज सेक्शन था मुस्लिम को, उसको अलग थलग कर दिया। अब मुस्लिम के अंदर मुस्लिम अब जो थी वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जो संघर्ष है, एकता का जो संघर्ष है उस पर हिस्सा ले कि नहीं, क्योंकि कई मुस्लिम लीडर्स को, कई मुस्लिम विद्वानों को ये लगने लगा कि अगर मुस्लिम को एक माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाएगा इंडिया में तो कहीं ना कहीं जो कल्चर है, मतलब उनके मन में इस बात का डर बैठ गया कि पहला कि कहीं ना कहीं भारत में मुस्लिम को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाएगा, जो उनकी पहचान है, जो इनकी संस्कृति है, माइनॉरिटीज की जो पहचान है, उनकी संस्कृति है, उसको वो कहीं ना कहीं हिंदू डोमिनेशन के अंदर दब के या गुम होके ना रह जाए, ठीक है। दैट्स व्हाट द कंसर्न ऑफ मुस्लिम। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। Nationalism spread when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that bind them together. But how did nation become reality in the mind of people? How did people belonging to different communities, regions or language group develop a sense of collective belonging? तो nationalism तब स्प्रेड होना शुरू कर दिया जब कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक नेशन की भावना जगने लगी। लोगों ने डिस्कवर किया कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हैं। लेकिन ये जो लोगों के मन में ये रियलिटी आई कैसे, एक नेशन बनाने की रियलिटी लोगों के मन में कैसे आई, कैसे अलग अलग जो कम्युनिटीज थी, अलग अलग बहुभाषी लोग थे, जो रीजन थे, कैसे उनके अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग की सेंस पैदा हुई। The sense of collective belonging came partly through the experience of united struggle. तो ये जो सेंस थी कलेक्टिव बिलोंगिंग की, वो कहीं ना कहीं जब एकता का संघर्ष हो रहा था उसके अनुभव से आई। But there were a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination. History and fiction, folklore, songs, popular prints, symbols all played a part of making the nationalism. तो कहीं ना कहीं जो लोगों में अब ये सेंस इतिहास के जरिए आई, कहानियों के जरिए आए, लोकगीत, लोक कथाओं के जरिए आए, पॉपुलर पेंट्स का सिंबल्स के जरिए आए। इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये जो नेशनलिज्म की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं उसकी लौ जगा के रखी।
The identity of nation, as you know, is most often symbol in figure or image. तो जो पहचान होती है एक नेशन की, वो कहीं ना कहीं चिन्ह होता है, एक चिन्ह होता है, ठीक है। एक नेशन और एक इमेज का, एक फिगर का प्रतीक होता है। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। तो ये जो इमेज है वो लोगों को मदद करती है एक नेशन को पहचानने में। It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। तो ये 20th सेंचुरी थी, 20वीं सदी में, जब नेशनलिज्म की ग्रो हो रहा था, जब नेशनलिज्म बढ़ रहा था, तो जो भारत की जो पहचान थी वो तब दुनिया के सामने भारत माता के रूप में आई, ठीक है। भारत माता के रूप में भारत की पहचान आई। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये जो इमेज थी ये पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई। In the 1970s, he wrote Vande Mataram as hymn to the motherhood. 1917 में इन्होंने वंदे मातरम लिखा था अपने देश के लिए। Later it was included in Anand Month and widely sung during the Swadeshi movement in बंगाल। बाद में उन्होंने अपनी जो नोवेल थी आनंद मंथ, उसमें इस वंदे मातरम गीत को शामिल किया, और जब बांग्लादेश में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो इस वंदे मातरम गीत को बहुत बड़े पैमाने पे गाया गया। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, Abindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. In the painting, Bharat Mata is portrayed as ascetic figure. She is calm, composed, divine, and spiritual. In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms and it circulated in popular print and was painted by different artists. Devotion to his mother figure came to be seen as evidence of nationalism. तो बाद में अबेंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने अपनी एक बड़ी ही मशहूर भारत माता की पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में उन्होंने भारत माता को एक एस्थेटिक फिगर दिया था जो शांत थी, कंपोज थी, पवित्र थी और स्पिरिचुअल थी। और उसी साथ कई भारत माता की कई तरीके की इमोजों को बनाया गया, ठीक है ना। भारत माता को एक डिवोटेड मदर के रूप में दर्शाया गया, जो कि कहीं ना कहीं इस बात का सबूत था, कहीं ना कहीं वन नेशनलिज्म का सबूत साबित हुआ। Idea of nationalism was also developed through a movement to revive Indian folk. तो जो विचार था नेशनलिज्म का, ये इंडियन लोक कथाओं के द्वारा भी आया। The late 19th century में nationalists began folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. तो 19 सदी के दौरान कई जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कई लोकगीत गाए, ठीक है। लोग जो बाढ़ द्वारा लोकगीत गाए गए थे, वहाँ के लोकल द्वारा लोकगीत जो गए थे उनको रिकॉर्ड किया, पूरे कई विलेजों का दौरा किया, वहाँ पे उन्होंने इन लोकगीतों को इकट्ठा किया, उनकी कहानियों को इकट्ठा किया। ये जो टेल थी ये कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशनल कल्चर की एक सही पहचान देती थी, ठीक है। जो कि करप्शन या फिर ये कहो कि जो आउट जो फोर्सेस थी, जो बाहरी जो ताकतें थी, उनसे बची हुई थी। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one nation's identity and restore a sense of pride in one's past. तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम ये जो लोक ट्रेडिशनल हैं उनको बनाए रखें, ताकि हमारी जो खुद की नेशन पहचान है और उसकी जो प्राइड है, उसका जो गर्व है, जो हमारा अतीत का जो गर्व है, उसको रिस्टोर कर सकें। इसी में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी तरफ से कई नर्सरी राइम स्मिथ को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। In Madras, Natesha Shastri published a massive 4-volume collection of Tamil folk, the folk of southern India. He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thought and characteristic. तो मद्रास में
नतेशा जो शास्त्री थे उन्होंने 4 वॉल्यूम की तमिल फोक टेल को पब्लिश कर दिया, जो कि थी फोक लोर ऑफ सदर्न इंडिया। उनका ये विश्वास था ये जो लोक कथाएं हैं वो हमारा नेशनल का नेशनल लिटरेचर है, ठीक है। और ये बहुत मतलब कहीं ना कहीं द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टो, कहीं ना कहीं ये बड़ा विश्वास पात्र लोगों की सोच, लोगों के कैरेक्टर को दर्शाता है। As the national movement developed, nationalist leaders become more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. जैसे जैसे नेशनल जो मूवमेंट था वो डेवलप होता गया, बढ़ता गया, तो जो नेशनलिस्ट लीडर जो थे, ठीक है, वो उतने ही जागरूक होने लगे कि इस तरीके के जो आइकॉन्स हैं, इस तरीके के जो चिन्ह है वो कहीं ना कहीं जनता को यूनिफाइड करती है, उनकी फीलिंग जो नेशनलिज्म को लेकर उनकी जो फीलिंग है उसको इंस्पायर करती है। ड्यूरिंग द स्वदेश मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर वॉज डिजाइन। तो जब स्वदेश मूवमेंट शुरू हुआ था बंगाल में तो ट्राई कलर बनाया गया था, ठीक है। इसके अंदर 8 लोटस थे जो कि 8 प्रोविंस को, ब्रिटिश की 8 प्रोविंस को दर्शा रहे थे। एक क्रिसेंट मून था जो कि हिंदू और मुस्लिम को दर्शा रहा था। बाय 1921 में गांधी जी ने एक स्वराज झंडा डिजाइन किया, ठीक है। और ये जो स्वराज झंडा था ये भी 3 कलर का था, लेकिन इसके बीच में स्पिनिंग व्हील थी, ठीक, जो कि गांधी जी की विचारधारा को दर्शा रही थी। और ये जो फ्लैग था, ये जब मार्च शुरू हुआ था उस समय इस फ्लैग को होल्ड करके मार्च शुरू किया गया था। Another mean of creating a feeling of nationalism was through reinterpreting of history. अब एक नया और एक अनदर मतलब अब लोगों के मन में दूसरा तरीका था, लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना को जगाने का, कि हम जो हिस्ट्री है उसको दूसरे तरीके से लोगों के सामने पेश करें। तो 19th सेंचुरी के खत्म होते होते कई जो इंडियंस थे उनके अंदर अपने नेशन के लिए गर्व की भावना जगाने की कोशिश की। जो हमारा जो इतिहास था उसको अलग तरीके से लोगों के सामने किया गया। जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत को एक बैकवर्ड, एक प्रिमिटिव यानी कि आदिवासी टाइप समझते थे। वो ये सोचते थे कि भारत गवर्न करने लायक नहीं है, मतलब सरकार चलाने लायक नहीं है, देश चलाने लायक नहीं। तो इसके जवाब में जो भारतीय थे उन्होंने अपना पास्ट, उन्होंने अपना जो इतिहास था उस अपने इतिहास में इस बात को देखा कि हमारे जो भारतीय हैं वो बहुत ही बड़े बड़े उन्होंने अचीवमेंट हासिल किए हैं। उन्होंने भारत के ग्लोरियस डेवलपमेंट के बारे में लिखना शुरू किया। जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस, मैथ्स, रिलीजियन, कल्चर, सोशल, फिलोसफी, क्राफ्ट किस तरीके से उस टाइम पे भारत में फल फूल रहे थे। वो जो ग्लोरियस टाइम था was followed by the history of decline in when India was colonized। तो ये जो ग्लोरियस टाइम था ये कब खत्म होने लगा? जब इंडिया कॉलोनाइज्ड हुई, किसकी? ब्रिटेन की। These people urge the reader to take pride in Indians' great achievement in the past। तो ये जो नेशनलिस्ट थे, ये जो नेशनलिस्ट थे, ये कहीं ना कहीं लोगों को कहते थे कि आप अपने इतिहास, मतलब जो हमारे इतिहास का, हमारे भारत के इतिहास के अचीवमेंट पे गर्व करिए, ठीक है। और जो स्ट्रगल है, ठीक है, जो जिस तरीके की दयनीय कंडीशन है ब्रिटिश रूल के अंदर, उसके लिए संघर्ष कर लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो एफर्ट थे पीपल को यूनिफाइड करने के, मतलब इस तरीके के एफर्ट ने बिना किसी दिक्कत के पीपलों को यूनिफाइड करना शुरू कर दिया। अब लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम अपने भारत के इतिहास से अपने आप को गर्वान्वित महसूस करने लगे। नाउ here we end this chapter. See you in my next class.